बात करेंगे लेट बिजाई के लिए गेहूं की 4 अच्छी वैरायटियों के बारे में। और दिसंबर में आप इन वैरायटियों को लगाते हैं तो भी ये वैरायटियां अच्छा प्रोडक्शन निकाल सकती हैं, अच्छी पैदावार आपको दे सकती हैं। जिनमें पहले नंबर पर आती है HD 2851। आपने इसका नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर वैरायटी है। IARI दिल्ली ने इसको जारी किया था, जिसको आप पुसा के नाम से भी जानते हैं। भारी और मीडियम जमीन के लिए बेस्ट वैरायटी है। बलुई मिट्टी में जहां पर बालू रेत है, फव्वारे से सिंचाई होती है, तो ऐसी थोड़ी हल्की मिट्टी में ये वैरायटी ज्यादा कामयाब नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। लेकिन नहरी पानी जहां पर लगता है, अच्छी जमीन है, वहां पर ये वैरायटी काफी अच्छा उत्पादन लेट बिजाई की कंडीशन में भी दे देती है। और इसकी बिजाई के टाइम की यदि मैं बात करूं तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। पछेती बिजाई के लिए कामयाब वैरायटी है और ये 125 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है कटाई के लिए। कम समय की वैरायटी है और इसके पौधे की हाइट 86 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। कम हाइट होने की वजह से और मजबूत तना होने की वजह से ये वैरायटी खराब मौसम में भी नीचे नहीं गिरती, ये इसकी काफी अच्छी बात है। और प्रोडक्शन की बात करें तो 25 से 27 क्विंटल के लगभग ये वैरायटी उत्पादन निकाल सकती है। बीज की मात्रा आप इसकी 60 से लेकर 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। इसका कारण ये है कि इसके पौधे का फैलाव कम है, इसमें से कल्ले कम निकलते हैं, इसलिए बीज की मात्रा ज्यादा डालनी चाहिए। इसमें पीला भूरा रतवा और फंगस की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए बीज को फंगिसाइड से, किसी अच्छे फंगिसाइड से उपचारित करके बिजाई करें। बाद में भी यदि ये समस्या आए तो आप किसी अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी बालियों का साइज छोटा होता है लेकिन उत्पादन काफी अच्छा निकालती है बाद में यदि हम बात करें तो। इसके बाद में नंबर 2 पर हमारी वैरायटी है DBW 173। इसको ICAR IIWBR यानी कि गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो हमारा करनाल में है, इसने तैयार किया था। और ये वैरायटी लेट बिजाई के लिए यानी कि पछेती बिजाई के लिए तैयार की गई वैरायटी है। स्पेशली पछेती बिजाई को ध्यान में रखकर इस वैरायटी को स्पेशल तैयार किया गया था। हल्की भारी मीडियम लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी बिजाई कर सकते हो, कामयाब है। सोविंग टाइम यानी कि बिजाई के टाइम की हम बात करें तो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हो। यदि आप 15 दिसंबर से भी लेट हो जाते हो तो बाद में आप दिसंबर के लास्ट तक भी इसकी बिजाई कर सकते हो। यदि मैं समय की बात करूं तो 140 से 150 दिन का समय लेती है पकने के लिए। इसके पौधे की ऊंचाई जो है वो 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। इसका भी तना मजबूत होता है जिसकी वजह से ये नीचे कम गिरती है खराब मौसम में। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये वैरायटी पैदावार निकाल देती है। इसकी बालियां और दाना जो है वो बड़े साइज का होता है। बीज की मात्रा की मैं बात करूं तो 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा आप रखें। इसमें भी पीला भूरा रतवा की समस्या थोड़ी कम आती है, इनके प्रति ये सहनशील वैरायटी है। इसके बाद में नंबर 3 पर देहात कंपनी की तरफ से DWS 777 के नाम से एक वैरायटी आती है। इसको अगेती भी लगा सकते हैं और पछेती भी लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसकी बिजाई का सही समय 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक होता है। ये 120 से लेकर 130 दिन में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे की ऊंचाई की यदि मैं बात करूं तो 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रहती है। ये मीडियम हाइट होती है। खराब मौसम में नीचे गिरने की समस्या के प्रति सहनशील है, नीचे गिरने की समस्या इसमें कम आती है। प्रोडक्शन की बात करूं तो 27 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग ये पैदावार देती है और पीला भूरा रतवा रोग के प्रति सहनशील वैरायटी है। इसका फुटाव भी अच्छा रहता है यानी कि कल्लों की संख्या भी इसमें अच्छी खासी रहती है। बालियों में दानों की संख्या भी इसमें ज्यादा रहती है। यदि मैं बात करूं इसके 1000 दानों में तो 48 ग्राम इसका वजन बैठता है 1000 दानों में, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। बीज की मात्रा इसकी यदि आप अगेती लगाते हैं तो 40 किलोग्राम डालें 1 एकड़ में। यदि आप इसकी लेट बिजाई करते हैं तो 50 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा रखें।
इस वैरायटी को आप इस कंपनी के देहात केंद्र से भी खरीद सकते हैं और अपने नजदीकी देहात केंद्र की जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर और लास्ट हमारी वैरायटी है श्रीराम कंपनी की तरफ से सुपर 303 के नाम से आती है। ये वैरायटी DBW 303 से अलग वैरायटी है, ये बात आप ध्यान रखें। और इसके बिजाई की टाइम की यदि मैं बात करूं तो 5 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें, चाहे कोई भी वैरायटी हो, सही समय पर बिजाई करने पर ही अपना मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो निकाल सकती है। जैसे जैसे लेट होती जाएगी उत्पादन उसी हिसाब से कम होता जाएगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और इसके यदि मैं टाइम की बात करूं तो 125 से लेकर 130 दिन का ये समय लेती है, यानी कि कम अवधि की वैरायटी है, कम टाइम में ये तैयार हो जाती है कटाई के लिए। इसके पौधे की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। कम हाइट होने की वजह से इसमें भी नीचे गिरने की समस्या कम आती है। प्रोडक्शन की बात करूं तो 25 से 27 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन रहता है। पौधे का फुटाव इसका अच्छा है, कल्लों की संख्या इसमें ज्यादा रहती है। बीज की मात्रा 50 से लेकर 55 किलोग्राम के आसपास आप 1 एकड़ में इसकी रख सकते हैं। इस प्रकार से समय के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करके फसल की पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करें। यदि आप खेती बाड़ी चाहिए, खाद डालने के 4 से लेकर 5 दिन के बाद कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि अच्छी तरीके से हमारी जो फसल है वो ना ही तो पीली पड़े, उसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से टिल्लिंग होकर के चले, कल्ले बहुत ही शानदार तरीके से उसके अंदर देखने को मिले और पैदावार भी हर वर्ष के मुकाबले या फिर आपके पिछले वर्ष के मुकाबले 15 से लेके 20% तक आपको ज्यादा देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आज मैं आपको 4 ऐसे खाद बताऊंगा कि इन चारों खादों को आपको एक साथ मिलाना है और उसके बाद पानी से लगभग 1 दिन पहले इन खादों को अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल देना है और पानी लगाने के लगभग 5 दिन के बाद जो स्प्रे आज मैं आपको बताऊंगा, इस स्प्रे को आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, आपका जो उत्पादन होगा हर वर्ष के मुकाबले कम से कम 15 से लेके 20% तक ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देख सकते हैं जो ये हमारा ये वाला खेत है, इस खेत की जो बुआई है गेहूं की लगभग हमने 38 दिन पहले की थी। गेहूं बहुत ही शानदार हरी भरी होकर के चल रही है, आप पूरे खेत को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही शानदार वाला जमाव है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो गेहूं है ये टिल्लिंग करना किसान भाई इसने शुरू कर दिया है। दूसरा जो आप हमारा ये वाला खेत देख रहे हैं, इसकी जो बुआई है अभी हमने 4 दिन पहले ही की है, यानी कि 21 जनवरी को माफी चाहूंगा 21 दिसंबर को किसान भाइयों इस खेत की जो बुआई है हमने की है, क्योंकि इसके अंदर पेठी गन्ना खड़ा हुआ था और पेठी गन्ने की कटाई होने के बाद ही इस खेत के अंदर गेहूं की बुआई की गई है। हमें इस खेत से भी बहुत ही शानदार उत्पादन निकालना है और इस खेत से भी बहुत ही शानदार उत्पादन निकालना है। तो अभी इसकी बुआई की है, इसके अंदर हम आगे क्या क्या कार्य करने वाले हैं, किस किस तरीके से खाद डालेंगे, किस किस तरीके से स्प्रे करेंगे, वो इसकी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। बात कर लेते हैं हमारे इस वाले खेत, इससे भी अच्छी पैदावार चाहिए या फिर यदि आपका खेत है गेहूं जो है आपकी पीली पड़ रही है, अच्छी तरीके से उठान आपका खेत नहीं ले रहा है, अच्छी तरीके से जो ग्रोथ है आपकी गेहूं नहीं कर रही है, टिल्लिंग बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं आ रही है, ऐसे मान लीजिए कि गेहूं बिल्कुल मरी मरी सी हो रही है, अच्छी पैदावार देने के कोई भी उम्मीद कोई भी चांस आपको नहीं लग रहे हैं। या फिर कुछ किसान भाइयों ने क्या किया है कि उन्होंने जो है सूखे में गेहूं की बुआई कर दी है, जमाव गेहूं के अंदर बहुत ही कम हुआ है। अगर जमाव कम है तब भी ये फार्मूला आपको फायदा पहुंचाएगा। इस फार्मूले का यदि आप उपयोग कर लेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से टिल्लिंग होकर के चलेगी। जितनी ज्यादा टिल्लिंग गेहूं की फसल के अंदर होती है उतनी शानदार और उतनी अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको देखने को मिलती है। तो हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि रेतीली मिट्टी है तो किसान भाइयों आपको पानी जो है मोटी मिट्टी के मुकाबले 2 से लेकर 4 दिन पहले देना पड़ सकता है। यानी कि मान लीजिए आज आपने पानी दिया तो पानी देने के लगभग 18 से 19 दिन के अंतराल पर आपको दोबारा पानी देना पड़ सकता है यदि रेतीली मिट्टी है। और मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है तो आप यदि पानी 22 दिन 23 दिन के बाद भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सिंचाई का नमी का बिल्कुल ध्यान रखें, खेत के अंदर पर्याप्त नमी बनी रहेगी तभी अच्छी पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। तो यहाँ पर जो मैं आज आपको 4 खाद बता रहा हूँ, इन चारों खादों की उतनी ही मात्रा आपको लेनी है जितनी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं।
और ये खाद वही किसान भाई डालें जिन्होंने अभी तक अपने खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं डाला है। यदि वो पहले कोई खाद डाल चुके हैं तो उन्हें ये खाद नहीं डालनी है। वे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या डालना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनकी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल पीली पड़ गई है और जमाव बहुत ही कम हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला खाद आपको लेना है, पहला खाद यहाँ पर आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक किसान भाइयों ऐसा खाद है कि इसका उपयोग करते ही हमारी जो गेहूं की फसल होती है इसकी जड़ों का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। जड़ें बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होना शुरू कर देती हैं। जितनी ज्यादा जड़ों का निर्माण होता है उतनी अच्छी तरीके से हमारी फसल टिलरिंग करती है, पोंगे बनाती है, कल्ले की संख्या बहुत ही ज्यादा किसान भाई उसके अंदर बढ़ जाती है। तो ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा ना लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 4 खाद बता रहा हूँ वो चारों ही ऐसे खाद हैं कि गेहूं की फसल के अंदर ये 100% आपको टिल्डिंग निकाल कर ही देंगे। आप इन खादों को अब डालेंगे। अब डालने के लगभग 10 दिन के बाद आप खेत के अंदर आकर के देखना, नंबर 1 की टिल्डिंग शानदार वाली आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो आपको दूसरे खाद का उपयोग करना है, वो दूसरा खाद जो आप लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक ऐसा खाद है जिसके अंदर जिंक की मात्रा भी दी गई है और सल्फर की मात्रा भी दी गई है। और जिंक और सल्फर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब वाला किसान भाइयों कॉम्बिनेशन रहता है। तो जिंक सल्फेट का उपयोग जैसे ही आप गेहूं की फसल करते हैं, गेहूं बिल्कुल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। पूरी फसल के अंदर पीलापन आपको नाम मात्र को भी देखने को नहीं मिलेगा। टिल्डिंग बढ़नी न रह जाएगी, टिल्नी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ऐसे मान लीजिए एक एक दाने से 10-10, 12-12 कल्ले किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। जिंक सल्फेट का उपयोग करने के बाद फसल के अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है ये बहुत तेजी के साथ बढ़नी शुरू हो जाती है। फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर देती है। गत वर्षों के मुकाबले, पिछले वर्ष के मुकाबले कम से कम आपको 10 से लेके 15% ज्यादा पैदावार किसान भाइयों ये खाद आपको निकाल करके देंगे, क्योंकि गेहूं की फसल के अंदर ज्यादातर जिंक की कमी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि किसान भाई जिंक को और सल्फर को बहुत नाम मात्र, बहुत ही कम मात्रा में डालना पसंद करते हैं, जबकि हमारे खेतों के अंदर बहुत ज्यादा परसेंटेज में जिंक की भी कमी चल रही है, सल्फर की भी कमी चल रही है और ह्यूमिक एसिड तो ऐसे मान लीजिए कि किसान भाई अपने खेत के अंदर डालते ही नहीं है। तो जिंक सल्फेट जो यहाँ पर आप लेंगे वो आपको लेनी है 33% वाली। 33% वाली जिंक सल्फेट जो आप लेंगे इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 6 किलोग्राम की मात्रा बहुत सफिशिएंट है हमारी गेहूं की फसल के लिए, जो नंबर 1 का कार्य किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो ये दोनों खाद आपके हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि ये खाद आपको कब डालने। यदि आप पहली सिंचाई गेहूं की कर चुके हैं तो किसान भाई दूसरी सिंचाई पर आपको ये खाद डालने हैं। और यदि अभी आपने पहली सिंचाई नहीं की है फिर तो लाजवाब आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि गेहूं की जो हमारी फसल है ये किसान भाई 20 दिन 22 दिन से लगा करके 50 दिन 55 दिन तक अच्छी तरीके से टिल्डिंग करती है। और 55 दिन के बाद किसान भाइयों टिल्डिंग करना हमारी गेहूं पसंद जो है ये बंद कर देती है। उसके बाद सिर्फ हमारी फसल की ग्रोथ यानी कि उसकी हाइट ही बढ़ती है। तो कोशिश यही करनी है कि 50 दिन 55 दिन तक इन सभी खादों को डाल करके अपने खेत की आपको सिंचाई कर देनी है, यदि आप अच्छी पैदावार, अच्छी टिल्डिंग चाहते हैं उस कंडीशन में। तो पहले पानी से 1 दिन पहले आप इसे डाल दीजिए, और यदि पहला पानी आप लगा चुके हैं तो दूसरे पानी से 1 दिन पहले आप इसे डाल करके गेहूं को आप पानी लगा दीजिए। बहुत ही शानदार वाली पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। तीसरे खाद के रूप में किसान भाई यहाँ पर आपको लेनी है सागरिका। सागरिका के अंदर किसान भाई बहुत सारे सूक्ष्म मुख्य पोषक तत्व भी डाले गए हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व भी उसके अंदर बहुत दिए गए हैं, जिनकी वजह से जो हमारी गेहूं की फसल होती है ये अच्छी तरीके से बढ़वार करती है, अच्छी तरीके से टिल्लिंग बनाती है, फसल लगातार हमारी हरी भरी बनी रहती है। बालियों के साइज में, दाने के साइज में ये काफी ज्यादा महत्वता निभाती है। तो सागरिका की जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से 3 खाद आपके पास हो जाते हैं। सागरिका हो जाती है, ह्यूमिक एसिड हो जाता है
और तीसरा आपका जिंक सल्फेट हो जाता है। इसके साथ में जो चौथा खाद आपको लेना है वो लेना है किसान भाइयों यूरिया, यानी कि हमारी नाइट्रोजन। और यूरिया की जो मात्रा आप यहाँ पर किसान भाइयों लेंगे वो लेंगे 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों खादों को आपस में आपको मिला देना है। यूरिया मिलाने का भी यहाँ पर कार्य यह रहेगा किसान भाइयों, नाइट्रोजन है, बढ़वार होगी इस समय पर फसल के अंदर, पीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और शुरुआती दिनों में नाइट्रोजन की हमारी फसलों को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इन चारों खादों को मिला लीजिए एक साथ अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद आज आप इन खादों को अपने खेत के अंदर डालिए